हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह अक्टूबर असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही 10th 12th के स्टूडेंट को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपना असाइनमेंट आसानी से अच्छे से कंप्लीट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रसायन शास्त्र का प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा गया है। तो रसायन शास्त्र का प्रश्न नंबर 1 है कि एक यौगिक A है, उसको गर्म करने पर B देता है जो वायु का अवयव होता है, और इस गैस की अभिक्रिया जब H2 से कराया जाता है तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो एक दूसरी गैस C बन जाती है जो कि क्षार के प्रतिकृति का होता है। अब इस गैस C के नमूने में ऑक्सीकरण करने पर D बनता है जो अम्ल का एक भाग होता है। तो A से D तक यौगिकों के पूरे पद को आपको बताना है कि कैसे यह कंप्लीट हो रहा है और कौन कौन से उसमें यौगिक बनेंगे। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है आपका, यौगिक A क्या होगा, NH4NO2 हो जाएगा। ठीक है, जो B बनता है B हो जाएगा आपका N2। जब N2 क्या होता है आपका, उसकी क्रिया कराते हैं तो C बन जाता है आपका NH3 बन जाता है और D बनता है आपका HNO3। अब इसका आप यदि समीकरण लिखेंगे तो समीकरण आपका इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण है, इस समीकरण आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से आपका समीकरण आता है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 2 आपका है। प्रश्न नंबर 2 आपके 3 क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है ना। तो पहला प्रश्न 2 का हो जाएगा, सल्फर के अल्फा और बीटा का संक्रमण ताप क्या है। ठीक है, तो जिस ताप पर कोई पदार्थ अपनी क्रिस्टल अवस्था बदल देता है उसे उसका संक्रमण ताप कहते हैं। यह आप डिफिनेशन भी याद कर लेंगे, एक अच्छा सा डिफिनेशन आपको मिल जाएगा। उदाहरण के लिए हम रोम्बिक सल्फर को लें तो 95.6 डिग्री सेल्सियस होता है, ऊपर गर्म किया जाता है तो यह मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाता है। यदि इसे पुनः 95.6 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो यह पुनः रोम्बिक सल्फर में बदल जाता है। अतः इनका संक्रमण ताप क्या हो जाएगा आपका, 95.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न 2 आ जाता है। प्रश्न 2 पूछा है आपसे कि SO2 किस प्रकार के एक वायु प्रदूषक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SO2 एक अत्यंत हानिकारक गैस है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति से श्वसन रोग, हृदय रोग, गले तथा आंखों में अनेक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। यह अम्ल वर्षा का मुख्य कारण भी होता है। तो इस प्रकार से यह प्रदूषक होता है। साथ ही आप इसका थोड़ा सा समीकरण भी लिख देंगे जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसका एक समीकरण यहाँ तक भी है, यह वायु प्रदूषक होता है। प्रश्न 3 इसका आ जाता है। प्रश्न 3 है कि ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा, जब ओजोन पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य जिसे बोरेट बफर के साथ बफरीकृत करते हैं तो अभिक्रिया करती है तो आयोडीन उत्पन्न होती है। इसे सोडियम थायोसल्फेट के मानक विलयन के साथ अनुमापित करते हैं। इस प्रकार 0.3 मात्रात्मक आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओजोन का मात्रात्मक आकलन। आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है प्रश्न 3। अब प्रश्न 3 भी आपको 3 पॉइंट में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार के 2 उदाहरणों द्वारा दर्शाइए। तो देखिए पहला उसका असामान्य व्यवहार क्यों होता है। तो पहला कारण है कि लघु आकार का होना, दूसरा उच्च ऋण विद्युतता का होना। तो ये इसके 2 कारण हैं। कारण के साथ आप उदाहरण नोट करेंगे तो ये आपके यहाँ पे 2 उदाहरण दिए गए हैं, फर्स्ट उदाहरण एंड सेकेंड उदाहरण, अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड क्वेश्चन कि क्लोरीन की विरंजक क्रिया का कारण बताइए कि क्या कारण है कि क्लोरीन विरंजक क्रिया करती है। तो यह इसका पूरा कंप्लीटली आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप यहाँ तक इसको पूरी तरीके से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न 3 आ जाएगा इसमें का, निम्न को व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, निम्न को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है अम्ल सामर्थ्य बढ़ते क्रम में और सेकेंड क्वेश्चन है अम्ल सामर्थ्य घटते क्रम में। यहाँ पे H ही है, इसको सुधार लेंगे HF होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का HF, HCl, HBr और HI तक बढ़ते जाता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, और अम्ल सामर्थ्य के घटते क्रम में ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 का पहला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों के कम क्रियाशील होने के 2 कारण बताइए। कौन कौन से 2 कारण हैं कि उत्कृष्ट गैसें कम क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रथम कारण हो जाएगा, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के सभी कक्षा पूर्णतः भरे होने के कारण संतृप्त होती हैं और इसी कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसका दूसरा कारण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये इसका सेकेंड कारण हो जाएगा कि इन तत्वों के आयनन विभव उच्च होते हैं, अतः ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है। अब प्रश्न 2 आता है आपका कि हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका कारण लिखना है आपको। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी समुद्री गोताखोरों द्वारा तैराकी उपकरण में प्रयुक्त की जाती है। चूंकि यह रक्त में बहुत कम घुलनशील होती है, इसलिए यह डिकम्प्रेशन घटती है तथा गोताखोरों में श्वासोच्छ्वास में थोड़ी दिक्कत का कारण होती है। रुधिर में इसकी विलेयता बहुत कम होती है, इस कारण इसे यूज किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 इसमें क्या पूछा गया है कि NF3 एक ऊष्माक्षेपी यौगिक है पर NCl3 एक ऊष्माशोषी यौगिक है। ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये आपको कारण लिखना है। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, इस आंसर को नोट कर लेंगे। साथ ही आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन नहीं है, अब यहाँ पे समाप्त होता है ना। टोटल प्रश्न 4 पूछे थे जो 20 मार्क्स का था आपका क्वेश्चन। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही 10th एंड 12th वालों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने असाइनमेंट आसानी से लिख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।